नमस्कार। मैं डॉक्टर उर्मन ध्रुव एक बार फिर से आप सबके सामने लाइफस्टाइल डिजीज प्रिवेंशन यूट्यूब चैनल की तरफ से एक और वीडियो लेके उपस्थित हूँ। आज हम पिछली बार के वीडियो से ही आगे बढ़ेंगे। हाउ टू इम्प्रूव इम्यूनिटी, यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति कैसे बढ़ाए, उसका हम आज दूसरा भाग देखेंगे। पहले हमने जो पहले भाग में देखा उसे बहुत जल्दी से रिकेपिचुलेट कर ले। कोई भी मेडिसिन, डाइट या लाइफस्टाइल चेंजेस से कोविड का संक्रमण होना हम प्रिवेंट कर सके ये संभव नहीं है, एक्सेप्ट वैक्सीन, सैनिटाइजेशन, सेफ डिस्टेंस और मास्क। इन चार चीजों को छोड़ के और कोई चीज ऐसी नहीं है जिसके कारण संक्रमण होता कम हो सके। इम्यूनिटी क्या है हमने देखा। हमने ये भी देखा कि ये रातों रात बिल्ट नहीं हो सकती, वो महीनों या सालों होते हैं हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ने के लिए। लेकिन अगर हमें हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ानी है तो उसका अवसर आज ही शुरू होता है। वी होप कि पिछली बार का वीडियो देख के आप सबने भी अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने की कोशिश चालू कर दी होगी। We also said कि immunity is nothing but moderating and regularizing the life. लाइफ को बीच वाले रास्ते पे चलाना, कोई ज्यादा चीज भी नहीं करनी, कोई कम चीज भी नहीं करनी, और उसे गुड टाइम टेबल दे देना। इट्स नॉट लाइक बेकिंग अ केक, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट्स। हमने 5 पॉइंट्स आपको दिए थे: इनफ स्लीप, डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस और सप्लीमेंट्स। जिसमें से स्लीप के बारे में हमने 5 पॉइंट बताए थे। खास तौर से सही समय पर सोना और ब्लू लाइट अवॉइड करना, स्क्रीन टाइम लिमिट कर देना, यानी कि टीवी और मोबाइल कम से कम 1 घंटे पहले देखना बंद कर देना। डाइट के बारे में हमने बताया होल प्लांट फूड खाना, खासतौर से फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, लेग्यूम्स। गट माइक्रोबायोटा के बारे में हमने बताया कि आंतों के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं उनका सम्मान करे, उनको ठीक से मान दे और फर्मेंटेड फूड लेकर उनको अच्छी तरह से पोषण प्रोवाइड करे। फैट, कार्ब्स और प्रोटीन के बारे में भी हमने बात की। शुगर और सॉल्ट ऊपर से डालना कंप्लीटली बंद कर दे, और हाइड्रेशन के बारे में भी हमने बताया। हमने ये भी बताया कि जो भी हम खाना खाते हैं उससे चबा कर खाए, उससे समय दे, टाइम निकाले और खाना फिक्स टाइम पर खाना शुरू करें। आज हम दूसरे भाग पर जाते हैं, हाउ टू इम्प्रूव इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक शक्ति कैसे बढ़ाए, पार्ट 2। 5 पॉइंट में से हम तीसरे पॉइंट पर जाते हैं, एक्सरसाइज यानी कि कसरत। स्टार्ट लो गो स्लो। कई लोग ऐसे होते हैं कि चलो आज पहले ही दिन 20 मिनट साइकिल चला ली या जिम में इतना टाइम व्यतीत कर लिया। यह गलत चीज है। पहले अगर आप आदी नहीं है कसरत के तो 5 मिनट से शुरू कीजिए और हर रोज 2-2 मिनट बढ़ाते जाइए। पहले ही दिन कुछ ज्यादा कर दिखाने का एक्सेसिव गोल्स कभी न मत रखिए। ज्यादा गोल रखने से ही ज्यादातर फेलियर्स महसूस किए जाते हैं। सो इम्पोर्टेंट थिंग, स्टार्ट लो गो स्लो। धीरे धीरे कसरत बढ़ाते जाए, खास तौर से अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है। नंबर 2, प्री एक्सरसाइज चेकअप। एक्सरसाइज चालू करने से पहले आपके मेडिकल सुपरवाइजर या डॉक्टर का कांटेक्ट करके आप जो भी जरूरी इंस्ट्रक्शन है उनसे पा लीजिए। हार्ट डिजीज नहीं, रेटाइनोपैथी नहीं है या फिर न्यूरोपैथी नहीं है, ये सब चीजें रूल आउट करना बहुत जरूरी है। तो ये भी आप आपके डॉक्टर से मिलके कर लीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। कई लोग ऐसा सुनने को आता है कि चलने के लिए गए थे और वहां पर सडनली कोलेप्स हो गए या वहीं पर ही उनकी डेथ हो गई। ये और कुछ नहीं है, प्री एक्सरसाइज चेकअप न करने के कारण जो हार्ट का एलिमेंट है वो मिस हो जाता है। और कई डायबिटीज के पेशेंट को हार्ट की जब प्रॉब्लम होती है, हार्ट में खून कम बहता है और अगर साथ में डायबिटीज है तो उनको पेन भी नहीं होता है और वो चलते ही रहते हैं और प्रॉब्लम हो जाता है। तो प्री एक्सरसाइज चेकअप बिफोर एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। वार्मिंग अप एंड कूल डाउन। कई लोग पहली मिनट से अगर ट्रेडमिल कर रहे हैं तो 6 या 7 की स्पीड के ऊपर चलने लगते हैं।
या फिर अगर फास्ट वॉकिंग करते हैं तो पहले से दौड़ने लगते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज के अंदर वार्मिंग अप और कूल डाउन, दोनों पीरियड एसेंशियल है। यानी कि अगर आप ट्रेडमिल पर चल रहे हैं तो पहले 4 की स्पीड से चालू कीजिए, 2 मिनट के बाद 5, फिर 6 और फिर 7 की स्पीड पर जाइए। उसी तरह से जब एक्सरसाइज खत्म होने को आए तो भी वो धीरे धीरे खत्म करे। वार्मिंग अप और कूल डाउन पीरियड इसलिए एसेंशियल है कि हार्ट को एक्लेमेटाइज होना बहुत जरूरी है, तो ये चीज कभी भी भूलनी नहीं चाहिए। मॉडरेट एक्सरसाइज बूस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ इवन वैक्सीन। 150 मिनट की एक्सरसाइज पर वीक, ख्याल रहे हफ्ते में 150 मिनट की एक्सरसाइज जरूरी है। कई लोग एक्सरसाइज के लिए जिम जाने की सोचते हैं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है अनलेस यू हैव बीन सजेस्टेड बाय योर डॉक्टर। अगर डॉक्टर ने नहीं बताया तो सिंपल वॉकिंग इज प्रोबेबली द बेस्ट एक्सरसाइज। अब तो जो नई वॉच आ रही है उसके अंदर भी स्टेप कैलकुलेटर होते हैं, स्टेप काउंटिंग होते हैं, तो 10,000 स्टेप अगर आप रोज चल पाते हैं तो दैट इज ऑलवेज फाइन। मिनिमम इज 7,000 स्टेप्स चलना जरूरी है, पर 150 मिनट की एक्सरसाइज पर वीक जरूरी है। कौन सी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं? ब्रिस्क वॉकिंग। खासतौर से महिलाएं बाहर निकलती है, आकर हमें कहती है कि हम रोज 40 मिनट चलते हैं, पर वो सिर्फ चलते ही है, घूमने के लिए निकलते हैं, बातें करते रहते हैं, बीच में मंदिर में जाके रुकते हैं, कहीं पर जाके बैठ जाते हैं, सब्जी वाले के साथ 2-4 मिनट बात कर लेते हैं। ये चलना नहीं हुआ। चलने का मतलब है आपकी चलने की स्पीड इतनी होनी चाहिए कि चलते वक्त कोई आपको आपका पूरा नाम पूछे और आप एक सेंटेंस में बिना ब्रेथलेस हुए बता पाए, तो वो स्पीड ठीक नहीं है। सो चलना ब्रिस्क वॉकिंग है, नॉन स्टॉप बिना रुके कंटिन्यूअस वॉकिंग इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। स्टेडी बाइसाइक्लिंग इज ऑल्सो गुड। कई लोग फास्ट बाइसिकल चलाते हैं फिर स्लो कर देते हैं, दैट इज नॉट हेल्पिंग द हेल्थ। स्टेडी बाइसाइक्लिंग, आप जिस स्पीड से चला रहे एक ही स्पीड से चलाते रहिए। जॉगिंग इज फाइन बट नॉट ऑलवेज नेसेसरी। जॉगिंग अगर आप कर रहे हैं तो उससे पहले डेफिनेटली मेडिकल एडवाइस ले लीजिए। स्विमिंग इज प्रोबेबली द बेस्ट एक्सरसाइज अवेलेबल। जिनके पास ये चीजें अवेलेबल है तो स्विमिंग करना नहीं चूकना चाहिए, या फिर लाइट हाइकिंग इज फाइन। तो ये हुई एक्सरसाइज की बात। अगर आपको डायबिटीज है तो रिमेंबर, एक्सरसाइज से पहले कुछ न कुछ थोड़ा सा कैलोरिक इंटेक कर ले ताकि शुगर कम ना हो जाए, और आपके डॉक्टर से मिलके आपकी एक्सरसाइज और गोलियों का टाइमिंग एडजस्ट करवा लें। उसी तरह से आप 50 साल से ज्यादा उम्र के हैं, एक्सरसाइज के कारण डिहाइड्रेशन न हो जाए वो ख्याल रखना जरूरी है। इनफ लिक्विड और जरूरत पड़ने पर सॉल्ट भी ले सकते हैं। स्ट्रेस की बात आती है। ज्यादातर लोग मानते हैं स्ट्रेस का मतलब एंजाइटी। नो, स्ट्रेस डज नॉट लाइट आउटसाइड। बहुत स्ट्रेस है, ऑफिस का स्ट्रेस है, वर्क का स्ट्रेस है, स्ट्रेस कहीं बाहर से नहीं आता है। स्ट्रेस इज अवर रिस्पॉन्स टू द चेंजेस दैट आर सीन आउटसाइड। हमारी शरीर के बाहर जो भी परिवर्तन होते हैं, वो वातावरण का हो सकता है, वो लोगों का कहना बोलना, लोगों की बिहेवियर में परिवर्तन हो सकता है, ट्रैफिक हो सकता है। ये जो कोई भी परिवर्तन होता है उसका हम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं वो स्ट्रेस पैदा करता है। सो स्ट्रेस इज अवर रिस्पॉन्स, स्ट्रेस बाहर से नहीं आता है। इस ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये जो अर्बनाइजेशन है, इस जमाने में स्ट्रेस से बचकर जीना बहुत मुश्किल काम है, ज्यादातर नामुमकिन है। थोड़ी बहुत स्ट्रेस सभी को रहने वाली है, थोड़ा सा हमें स्ट्रेस से आदी भी होना है, पर साथ में स्ट्रेस से आदी होने के साथ में हमें स्ट्रेस कम करने की भी कोशिश करनी है, क्योंकि अगर स्ट्रेस लंबे अरसे तक रहती है तो वो सूजन बढ़ाती है, पूरे शरीर में सूजन बढ़ाती है, खास तौर से इन्फेक्शन के सामने लड़ने की हमारी जो शक्ति है वो कम करती है। स्ट्रेस भी दो तरह की होती है, सराउंडिंग में डेफिनेटली चेंज हुआ और हमारी स्ट्रेस, यानी कि बहुत सारा ट्रैफिक है, कहीं आगे एक्सीडेंट हुआ है, कोई एम्बुलेंस पसार हो रही है, सभी को थोड़ी स्ट्रेस होगी। और कुछ भी नहीं है और फिर भी स्ट्रेस होती है, देन इट इज ए पैथोलॉजिकल स्ट्रेस एंड वन नीड्स टू कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट। मेडिटेशन, एक्सरसाइजेज, हॉबीज, बहुत सारे रास्ते हैं स्ट्रेस को कम करने के।
सबसे बढ़िया रास्ता है, कोई हॉबी डेवलप कीजिए, गो बैक टू योर कॉलेज और स्कूल डेज। आप याद करिए स्कूल या कॉलेज के दिनों में कौन सी ऐसी चीज थी जो आपको बहुत आनंद देती थी, एंड गो बैक टू दैट हॉबी। वो फोटोग्राफी हो सकती है, कुछ लिखना हो सकता है, कविता बनाना हो सकता है, मोहम्मद रफी का गीत हो सकता है, कोई भी गाना हो सकता है, गाना गाना हो सकता है, आप खुद गा पाते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो यू कैन give 20 minutes to your hobby and most of your stress would go away. So that is about the stress. Last and the most important portion, जिसके ऊपर हम सब डिपेंडेंट है, सप्लीमेंट्स। कौन सी दवाई या कौन सी चीजें लेने से हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। हमने सबसे पहले ही बताया, ऐसी कोई भी दवाई या सप्लीमेंट नहीं है जिससे लेने से कोविड का संक्रमण ना हो। पर हाँ, थोड़ी बहुत सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो लेने से शायद, वी आर नॉट श्योर, पर शायद इम्यूनिटी बढ़ती है, जैसे कि विटामिन डी। जिन लोगों में विटामिन डी की खामी है उन लोगों में रोग प्रतिकारक शक्ति डेफिनेटली कम होती है। तो आप अपना विटामिन डी लेवल साल या 2 साल में एक बार करवा लीजिए। खासतौर से आपकी उम्र 40 से ज्यादा है, आपको थायराइड की बीमारी है, आपको किडनी की बीमारी है, या फिर आप सीडेंटरी है, बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या कोई एपिलेप्सी या खींच के लिए दवाई लेते हैं, ऐसे जो 6-7 परिबल है, ऐसे आप आपके विटामिन डी लेवल्स करवा दीजिए। और अगर वो लो है तो विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन आपको रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने में मदद कर सकता है। पर हर लोगों को विटामिन डी काम नहीं आता, हर लोगों को विटामिन डी लेने की जरूरत भी नहीं है, और विटामिन डी एब्सोल्युटली सेफ भी नहीं है। विटामिन डी ज्यादा लेने से नुकसान भी हो सकता है, जिसे हम हाइपर विटामिनोसिस डी कहते हैं। तो जिन लोगों में विटामिन डी की खामी है वो उस खामी को खून की जांच करके डॉक्यूमेंट करने के बाद विटामिन डी ले सकते हैं। अगर आप विटामिन डी ले रहे हैं तो विटामिन डी का लेवल करवाने से पहले का एक डोज मिस कर लीजिए और बाद में करवाइए, अदरवाइज द रिपोर्ट में बी रॉन्ग। So vitamin D is not useful to all. विटामिन डी सबके लिए नहीं है। विटामिन सी विदाउट एनी डाउट ये विटामिन सभी के सभी लोगों के लिए रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने में बहुत ही हेल्पफुल है, सभी ट्रायल्स ने प्रूव किया है। पर जितना विटामिन सी जरूरी है वो आधा नींबू में से भी हमें मिल जाता है, उसके लिए उसकी गोलियां लेने की कोई जरूरत नहीं है। सो सप्लीमेंटिंग विटामिन सी इज नॉट नीडेड। अगर आप कोई भी साइट्रस फ्रूट दिन में एक बार ले रहे हैं तो आपको इनफ विटामिन सी मिल रहा है। तो विटामिन डी एंड विटामिन सी सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है। विटामिन बी 12, विटामिन बी 12 हमारे शरीर में जो गट माइक्रोबायोटा है जिसकी हमने बात की, आंतों के अंदर रहते हुए बैक्टीरिया वो बनाते हैं विटामिन बी 12। ह्यूमन बीइंग्स में सभी जिंदा आदमियों में विटामिन बी 12 वहीं से बनता है। सो विटामिन बी 12 की जरूरत ज्यादातर लोगों को नहीं है। विटामिन बी 12 शरीर में स्टोर भी नहीं हो पाता है। सो विटामिन बी 12 की गोलियां या इंजेक्शन लेने का कोई ज्यादा फायदा नहीं है। सो सप्लीमेंट के तौर पे इसकी जरूरत सिर्फ उन लोगों को है जिसमें विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी खून की जांच से देखी गई है। ऐसे लोग बहुत 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 कम है। ज्यादातर लोगों में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी नहीं होती है। सो अगेन विटामिन बी 12 सप्लीमेंटेशन इज नॉट नीडेड फॉर ऑल। विटामिन बी 12 ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में से मिलता है, हरी सब्जियों में से मिलता है। तो जो भी लोग 100 ग्राम हरी सब्जी ले रहे हैं उनको विटामिन बी 12 पूरा मिल रहा है। विटामिन बी 12 की जरूरियत है 5 माइक्रोग्राम या 10 माइक्रोग्राम, और जो टेबलेट आती है वो है 1500 माइक्रोग्राम की। सो विटामिन बी 12 सप्लीमेंटेशन सभी के लिए जरूरी नहीं है।
जिंक, ये जब से कोविड चालू हुआ है जिंक की तो जैसे निकल पड़ी है, उसकी रिस्पेक्ट ही बढ़ गई है। जिंक डायबिटीज जो लोग पीड़ित है उनके लिए जरूरी है क्योंकि वो इंसुलिन को सेंसिटाइज करता है। जिंक ज्यादातर लोगों में पूर्ति मात्रा में होता है। जिंक की जरूरियात रोज की 12.5 माइक्रोग्राम है। जिंक की जो टेबलेट आती है वो 25 या 50 माइक्रोग्राम की होती है। तो जिंक की टेबलेट रोज लेना बिल्कुल जरूरी नहीं है। ज्यादा जिंक लेने से 50 माइक्रोग्राम से ज्यादा जिंक लेने से शरीर को नुकसान हो सकता है। तो जिंक एज ए टेबलेट, एज ए सप्लीमेंट इज नॉट नीडेड। फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जो टेबलेट ले रहे हैं उसके अंदर जिंक का कॉन्सेंट्रेशन देखिए और 12.5 से 20 माइक्रोग्राम तक की जिंक आप ले सकते हैं। उससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा इन दिनों में जिंक ज्यादा से ज्यादा हफ्ते में आप एक बार ले, उससे ज्यादा नहीं। फूड सप्लीमेंट एंड प्रोटीन, सर हमें शक्ति का पाउडर दे दीजिए, उससे हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। न तो किसी तरह के प्रोटीन से या फूड सप्लीमेंट से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। जो भी प्रोटीन्स के पाउडर आते हैं वो उन लोगों को काम लगते हैं जिनको लीवर का कोई प्रॉब्लम है, सिरोसिस है, शरीर में प्रोटीन बढ़ना बंद हो गया है, या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है जिसमें प्रोटीन किडनी में से ज्यादा बाहर निकल रहे हैं। बाकी और लोगों को प्रोटीन के सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है। हमें रोज के 60 से 80 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है, जो अगर हम 2 कटोरी दाल लेते हैं तो उसमें आसानी से मिल जाता है। सो विटामिन डी, सी, B12, जिंक और फूड सप्लीमेंट, ये कोई चीजें ज्यादातर लोगों को जरूरी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इनकी कमी डॉक्यूमेंट की जाए तो ही वो फायदे कारक है। सो ये 5 पॉइंट्स की हमने बात की, किस तरह से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाई जाती है। ज्यादातर लोग रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने में जो अभी मैं बोल रहा हूं उसे भूल जाते हैं। किसे? वैक्सीनेशन को। आपका जो भी वैक्सीनेशन शेड्यूल है, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा, न्यूमोकोकल, बच्चों का पूरा MMR, पोलियो का वैक्सीनेशन शेड्यूल, इससे मत भूलिए। सबसे ज्यादा रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने का ये अनमोल मौका है। आपका वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉलो करते रहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट 3 थिंग्स जो हमने पिछली दफा भी कही थी, स्मोकिंग, से नो टू स्मोकिंग, अवॉइड अल्कोहल एज फार एज पॉसिबल, और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इन दिनों में हम देख रहे हैं, टीवी के सामने बैठकर खाना। हमें पता ही नहीं चलता है हमने कितना खाया। ये 3 चीजें अवॉइड करो, आपकी इम्यूनिटी खुद ब खुद बढ़ती जाएगी। इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक शक्ति 1-2 दिन में नहीं बढ़ सकती। लाइफ को नियमित बनाओ, इम्यूनिटी खुद ब खुद बढ़ती जाएगी। तो यहां पर रुकते हैं। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा डेल्टा वायरस, नेक्स्ट फ्राइडे। सो वी विल स्टॉप विथ दिस स्लाइड। आई कैन एंड आई विल, मैं कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा। हम चाहते हैं कि हमारे ये दोनों वीडियोस से आपकी बहुत गलत फहमियां दूर हुई होगी। आपके प्रश्न, सुझाव, कोई भी फीडबैक, आपके जो कोई अनुभव है, कोई भी चीज आप हमारे YouTube चैनल पर लिख सकते हैं। काइंडली सब्सक्राइब टू लाइफस्टाइल डिजीज प्रिवेंशन YouTube चैनल। हम आज यहीं पर रुकेंगे, शुक्रवार को फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।